बाजारों के लिए संकेत काफी कमजोर लग रहे हैं। पेरिस में आतंकी हमलों के बाद फ्रांस ने सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए हैं और इसके चलते एशियाई बाजारों में भी दबाव के साथ कारोबार हो रहा है। इस अहम डेवलपमेंट के बाद कच्चे तेल और सोने पर भी सबकी नजर रहने वाली है। इसके अलावा आज फ्रांस के बाजार दोपहर में किस तरह से खुलते हैं, जी हाँ, कैक का मार्केट किस तरह से खुलता है, इस पर भी सबकी नजर रहेगी। नमस्कार, सुबह लक्ष्मी, आप सबका स्वागत है। मैं हूं हेमंत कई। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें। तीसरी तिमाही में जापान की जीडीपी 0.8% घटने से निकई 1.25% टूटा। क्रूड में लगातार गिरावट से अमेरिकी बाजारों में भी 1% की गिरावट, 34 अंक नीचे काम कर रहा है एसजीएक्स निफ्टी। भंडार बढ़ने से कच्चे तेल में 2% की गिरावट। दिसंबर में यूएस फेड की दरें बढ़ने के आसार से सोना भी 6 साल के निचले स्तर पर। और तुर्की में चल रहे G20 सम्मेलन में छाया आतंकवाद का मुद्दा। पीएम मोदी ने की एकजुट होने की अपील। बैठक से पहले नेताओं ने रखा 1 मिनट का मौन। We stand united in strongly condemning the dreadful acts of terrorism. ई ऑक्शन को अच्छा रिस्पांस नहीं मिलने से कोल इंडिया के नतीजे उम्मीद से कमजोर। बिक्री 8% और मुनाफा 16% बढ़ा। जेएसपीएल से भी निराशा, मुनाफे से घाटे में आई कंपनी। सरकार ने लिया विनिवेश आयोग बनाने का फैसला। पीएसयूज में हिस्सा बेचने और बीमार पीएसयूज को बेचने पर आयोग देगा सुझाव। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी। पेट्रोल 36 पैसे तो डीजल 87 पैसे हुआ महंगा। नई कीमतें कल आधी रात से हुई लागू। और फ्रेग्रेंस और फ्लेवर्स कंपनी एसएच केलकर की लिस्टिंग होगी आज। 27 गुना सब्सक्राइब हुआ था इशू। आईपीओ प्राइस बैंड 180 रुपए तय हुआ। यह एसजीएक्स निफ्टी देखिए दबाव के साथ संकेत दे रहा है और पिछले 3 हफ्तों से लगातार भारतीय बाजार देखिए लाल निशान के साथ बंद हो रहे हैं। प्रेशर देखने को मिल रहा है और आज भी संकेत काफी कमजोरी भरे हैं। चलिए सबसे पहले एशियाई बाजार में क्यों गिरावट हो रही है जान लेते हैं। डिम्पी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डिम्पी, बताइए गिरावट की बड़ी वजह क्या है? देखिए, एशियन मार्केट्स पूरी तरह से फ्रांस पे जो हमला हुआ है उसको अभी तक एडजस्ट नहीं कर पा रहा और ये सारे के सारी जो दिक्कतें हैं वो आप आंकड़ों में भी देख पाएंगे। आप निकाई का मार्केट देखिए और आप और जो बाजार खुले हैं उनका बाजार देखिए, सभी के अंदर एक तेज गिरावट देखने को मिल रही है। निकाई करीब 1% नीचे है। हालांकि इसकी बड़ी वजह यह भी है कि जापान की जो अर्थव्यवस्था है जुलाई सितंबर के अंदर उसमें जो श्रिंकनेस आई है, उसमें जो कटौती हुई है वो 0.8% की हुई है। अनुमान था 0.3 का, यानी कि उससे कहीं ज्यादा कमजोर अर्थव्यवस्था के आंकड़े यहाँ पे जापान के दिखे हैं। और लगातार हमने देखा है कि जो करेंसी के अंदर जो वॉलेटिलिटी बनी हुई है उससे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का भी नुकसान है। और क्योंकि ये कंट्रीज ज्यादातर कमोडिटी एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनी है और कमोडिटी के दाम ग्लोबल मार्केट में काफी तेजी से टूटे हैं, इस वजह से इन सभी के अंदर एक तेज नुकसान देखने को मिल रहा है। और ज्यादातर एशियन मार्केट्स आपको लाल निशान में ही दिखेंगे। और इसके अलावा कोरिया का बाजार भी अपने 2 महीनों के निचले स्तरों पर चल रहा है। बिल्कुल, तो देखना होगा आज दोपहर में किस तरह से खुलते हैं यूरोप के मार्केट्स। खासतौर पर फ्रांस के बाजार पर नजर रहेगी और चर्चा यही चल रही है कि टूरिज्म रिलेटेड शेयरों पर ज्यादा असर आज वहां पर देखने को मिल सकता है। लेकिन यूएस के मार्केट्स में भी गिरावट देखने को मिल रही है, इसकी वजह क्या लगती है? देखिए, यूरोप और यूएस दोनों के अंदर ही हमने वापस तेज गिरावट आती हुई देखी है। हालांकि यूएस मार्केट के अगर पहले लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ये करीब 3% के आसपास टूटा है पिछले हफ्ते के अंदर डॉ जोन्स के अंदर। और 202 अंकों का नुकसान तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर ही आते हुए दिखा है। एक कमजोर रिटेल सेल्स के आंकड़े आ गए। उसके अंदर उम्मीद जो थी वो थी 0.3% की, लेकिन आंकड़े आए 0.1% बढ़कर, जो कि उम्मीद से खराब रहे। रिटेल बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है वहां पे। इसके अलावा आईटी शेयरों के अंदर लगातार नुकसान है क्योंकि इंडेक्स में वेटेज भी बहुत ज्यादा है। एप्पल का शेयर अपने आप में 3% से ज्यादा टूटा है। इसके अलावा जो फ्रांस पे हमला हुआ है इससे पूरी तरह से ये कह सकते हैं कि यूएस की बाजार के अंदर भी काफी तेज गिरावट आती हुई देखी। लेकिन हैरान करने वाली बात हेमंत ये है कि यूएस का क्रूड अपने आप में काफी तेजी से फिसल रहा है और ये भी एक चिंता का कारण है कि क्रूड की खपत नहीं है। इसका मतलब इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थोड़ा सा दबाव जरूर दिख रहा है। इसी तरह से यूरोपियन बाजार में अगर आप देखें तो पूरी तरह से दबाव में है क्योंकि फ्रांस में जो आतंकी हमला हुआ उससे परेशान है। और आज हो सकता है आप जो फ्रांस का बाजार है वो करीब 2% से ज्यादा टूटता हो। देखिए, हालांकि लास्ट सत्र में इतनी तेज
गिरावट नहीं थी, लेकिन आज हो सकता है आपको ज्यादा गिरावट आती हुई दिखे। इस बीच जुलाई सितंबर में यूरो जोन के आंकड़े भी आए थे ग्रोथ के, और उन्होंने जो ग्रोथ दिखाई है वो 0.3 थी, उम्मीद थी 0.4% की, तो इससे भी थोड़ा बहुत दबाव बना है। बिल्कुल, शुक्रिया डिम्पी आपका इस जानकारी के लिए। तो फ्रांस को लेकर जिस तरह से नई चिंताएं उमड़ी हैं, ये भी आज भारतीय बाजारों पर असर जरूर डालेंगी। सेकंड हाफ में देखना होगा किस तरह से यूरोप के मार्केट्स खुलते हैं। लेकिन एफआईआई भी लगातार भारतीय बाजारों में आप देखिए बिकवाली कर रहे हैं। शुक्रवार का सेशन में हमने देखा 747 करोड़ रुपीस की बिकवाली हुई है एफआईआई की तरफ से, और कैश मार्केट में मात्र 71 करोड़ रुपए की खरीदारी डीआईआई ने करी है। तो कहीं से भी अच्छी खबरें नहीं है। ऐसे में भारतीय बाजारों के लिए आज कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, कैसे ट्रेड करें, इस पर बात करते हैं। अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल बताइए, हफ्ते की शुरुआत कमजोर नोट पर होगी ऐसा लग रहा है? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं। सेंटीमेंट सब तरफ से खराब है, खबरें सब तरफ से खराब है, और एफआईआई के आंकड़े डेफिनेटली बिकवाली के ही नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि बाजार कुछ हद तक ओवर सोल्ड भी हो चुके हैं। 7700 के लेवल पर जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है पुट में, वो एक सपोर्ट के तौर पर शायद काम आता हुआ नजर आए। सिर्फ इस लिहाज से कि थोड़ी बहुत शॉर्ट सेलर्स वहां पर शॉर्ट कवरिंग करने का एक बार सोच सकते हैं, तो हो सकता है 7650, 7700 वो रेंज हो सकती है, जहां पर खुलने के बाद आपको थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग का सहारा आता हुआ दिखे। ये बात सही कि बाजार कुछ हद तक ओवरसोल्ड हो चुके हैं और खबरें सारी नेगेटिव है, तो उस लिहाज से शुरुआत तो कमजोरी के साथ होगी। लेकिन हो सकता है अगर आपको यूरोप के बाजारों में बहुत ज्यादा कमजोरी ना दिखे तो फिर लो लेवल से रिकवरी आ सकती है। लेकिन इस वक्त पूरी तरह से ग्लोबल मार्केट्स के बाजार ही हमारे ट्रेंड को डिसाइड करेंगे, और उस लिहाज से बाजारों पर नजर रखनी चाहिए। जहां भी थोड़ा रिकवरी का संकेत आए, थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग होती हुई नजर आए, वहां पर एक बार खरीदारी का मौका बन सकता है। तो गैप डाउन ओपनिंग के बाद शॉर्ट करने के मौके शायद नहीं रहेंगे इस बाजार में। चुनिंदा शॉर्ट कवरिंग के मौके बन सकते हैं, और एक दिन के दौरान रिकवरी की आप उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन वो सिर्फ एक टेक्निकल रिकवरी होगी। फिलहाल खरीदारी का मूड किसी का है नहीं, तो ऐसे में उछाल थोड़ी सी आती दिखे, रिकवरी आती दिखे, तो उसमें पोजीशंस हल्की करनी चाहिए। बिल्कुल, खरीदारी का मूड बिल्कुल नहीं है। शुक्रिया अनिल आपका इस जानकारी के लिए। सबकी नजर अब इंटर सेशन पर बनी हुई है। देखना होगा 8 ट्रेडिंग सेशन बाद बृहस्पतिवार को 26 तारीख को जब इंटर सेशन शुरू होगा, तो उसमें सरकार कुछ रिफॉर्म्स को आगे ले जा पाती है नहीं। लेकिन पिछले 7 में से 6 ट्रेडिंग सेशंस में हमने देखा है भारतीय बाजारों को गिरते हुए। आज कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेरिवेटिव ट्रेडिंग research.com के को फाउंडर मनीष शर्मा। हाय मनीष, गुड मॉर्निंग। बताइए कैसे अप्रोच करेंगे भारतीय बाजारों को? एक गैप डाउन ओपनिंग होगी तो क्या कॉन्ट्रा ट्रेड लेकर खरीदारी करेंगे, या आपको लगता है और नीचे फिसल सकता है बाजार? जी, अगर आप इस सीरीज की स्टार्ट में देखें तो 8200 से हमें लगातार एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, और अभी हम लोग ने 450-500 पॉइंट का फॉल ऑलरेडी देख चुके हैं। अभी भी वो मुझे लगता है दबाव बना हुआ है, और उछाल में बेचने की राय होगी। 7820 का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखे, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में 7600 तक के लेवल्स भी इजीली देखने को मिल सकते हैं। और कौन से वो 2 शेयर हैं जहां आप ट्रेड करना चाहेंगे आज? जी, मेरी पहली सलाह रहेगी कावेरी सीड में सेल करने की। काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर है, और चार्ट पे एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन आया है। इसमें मुझे लगता है 400 रुपए तक के लेवल इजीली देखने को मिल सकते हैं, तो 445 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करने की राय होगी। और मेरी दूसरी कॉल टाटा मोटर में बाय करने की राय होगी। टाटा मोटर और टाटा मोटर MTR DVR ये दोनों ही काउंटर में काफी अच्छी बाइंग हो रही है। मुझे लगता है इसमें शॉर्ट टर्म पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है। 305 रुपए के टारगेट के लिए अप्रोच करें, 283 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस होगा। शुक्रिया मनीष आपका इस जानकारी के लिए। और आज फ्रेग्रेंस और फ्लेवर कंपनी SH केलकर की लिस्टिंग भी होगी। 180 रुपए के इशू प्राइस वाले का ये इशू प्राइस आया था, और ये IPO 27 गुना सब्सक्राइब हुआ था। रिटेल निवेशकों का हिस्सा 2 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी ने इस इशू के जरिए 508 करोड़ रुपए जुटाए हैं। फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री में लिस्ट होने वाली पहली कंपनी होगी ये, और कंपनी IPO से जुटाई गई रकम का बड़ा हिस्सा कर्ज घटाने में करेगी। चलिए लेते हैं इस नोट पर एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर खबरें हैं, सुर्खियां हैं, और इन स्टॉक्स पर आज असर देखने को मिलेगा, इस सब पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। सुबह लक्ष्मी, आप सभी का स्वागत है। तुर्की में G20 समिट में पेरिस आतंकी हमले का मुद्दा छाया हुआ है। समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद को खत्म करना G20 की प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन की समस्या के लिए 7 पॉइंट एजेंडा भी सामने रखा है। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बड़े सुधारों की वजह से
भारत 7.5% का ग्रोथ हासिल करने में कामयाब हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि भविष्य में भारत में ग्रोथ और ऊपर जाएगी। वहीं G20 देशों की बैठक से पहले ब्रिक्स देशों की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष ब्रिक्स देशों की प्राथमिकता में सबसे ऊपर होना चाहिए। आइए सुनते हैं। We stand united in strongly condemning the dreadful acts of terrorism in Paris. We express our deepest sympathy and support to Russia for the loss of life in Sinai. Ankara and Beirut are also reminders for terror's growing spread and impact. The entire humanity must stand together as one against terrorism. चलिए और अब जानते हैं कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। बताने के लिए जुड़ चुके हैं वरुण और डिम्पी। बताइए कहां नजर रखें आज? ये कल मध्यरात्रि से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल की कीमतों में 37 पैसे और डीजल की कीमतों में 87 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। तो इसका असर सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे देखने मिलेगा। आज मारुति के शेयर पर भी आपको नजर रखनी चाहिए क्योंकि माइनॉरिटी शेयर होल्डर आज गुजरात प्लांट को लेकर वोटिंग करेंगे। जो वोटिंग है वो 15 दिसंबर तक जारी रहेगी और 15 दिसंबर को ही अनाउंस किया जाएगा कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ने क्या कहा। वही एसएच केलकर की आज लिस्टिंग है। इस कंपनी के आईपीओ को तगड़ा रिस्पांस मिला था। इश्यू प्राइस 180 रुपए प्रति शेयर का है। इसके अलावा टाटा स्टील के लिए अच्छी खबर है, उसको ग्रीन क्लियरेंस लाइसेंस मिल गया है सैंड माइनिंग से, जो कि पश्चिम बंगाल में है। वही फ्राइडे को मार्केट बंद होने के बाद कुछ कंपनियों ने अपने नतीजे घोषित किए। सबसे पहले कोल इंडिया, जितनी उम्मीद थी नंबर्स उतने बेहतर नहीं है। नेट प्रॉफिट में महज 16% की बढ़त देखने मिली, जबकि हमारा अनुमान था कि 22 से 23% की बढ़त देखने मिलेगी। वही मार्जिन्स में भी ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है, 13.2% से बढ़ के ये 14.6% पे आए। कहीं ना कहीं जो ई ऑक्शन के बेहतर रियलाइजेशन थे वो क्लॉक करने में कंपनी असफल रही है। इस बीच शोभा डेवलपर्स ने अपने Q2 के नतीजे दिखा दिए हैं। नतीजे बेहद खराब रहे क्योंकि मुनाफा घट गया है। यह करीब 60 करोड़ से घटकर 40 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। साथ ही टोटल इनकम में भी गिरावट दी है। अबिटा भी घटा है जो कि 168 से 117 तक पहुंचा है। हालांकि मार्जिन्स करीब फ्लैट ही रहे 25% के आसपास। वहीं JSPL के दूसरे तिमाही के नतीजे काफी कमजोर रहे। कंपनी ने पिछले साल के 422 करोड़ के प्रॉफिट के मुकाबले इस बार 618 करोड़ का लॉस क्लॉक किया है। जिंदल 100 के भी तिमाही नतीजे आ चुके हैं। हालांकि टॉप लाइन ग्रोथ तो ठीक नहीं रही, लेकिन हाँ बॉटम लाइन ग्रोथ कंपनी की काफी ठीक रही। 74 करोड़ से सीधा बढ़कर 101 के आंकड़े को पार कर गई। वही IVRCL के नंबर भी काफी कमजोर है। बढ़ते खर्च के कारण कंपनी ने एबिट फ्रंट पे ही 155 करोड़ का लॉस किया है और नेट लॉस 305 करोड़ का है। इसके अलावा प्रेस्टीज एस्टेट के भी नतीजे आगे हैं। इनका मुनाफा जो है वो बढ़ा है, 96 करोड़ से बढ़कर 108 करोड़ रहा है। और साथ ही अगर आय की बात करें वहां पर भी हमने बढ़ोतरी ही दर्ज होती देखी, करीब 17% के आसपास की। वही GMR इंफ्रा के नंबर्स बेहतर है। मार्जिन्स में अच्छा खासी बढ़ोतरी देखने मिली है। 27% से बढ़ के 36% पे आए हैं और कंपनी ने पिछले साल के 206 करोड़ के नुकसान के मुकाबले इस बार 134 करोड़ का प्रॉफिट क्लॉक किया है। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल के भी नतीजे आ चुके हैं और उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी दिखाई है। 91 करोड़ से बढ़कर 93 करोड़ रही है। और अगर आप इनकम के लिहाज से बोले तो 1150 करोड़ से बढ़कर 1360 करोड़ को पार कर गई। वही पीपावर डिफेंस के नतीजे काफी कमजोर है। कुल जो इनकम है उसमें करीब 75% की गिरावट देखने मिली और कंपनी का जो नुकसान है वो 120 करोड़ से बढ़ के अब 170 करोड़ हो गया है। इसके अलावा वेल्सपन कॉर्प के भी नतीजे आए। नतीजे उम्मीद से काफी बेहतर रहे हैं क्योंकि इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 50 करोड़ से बढ़कर सीधा 118 करोड़ पहुंच गया, यानी कि दोगुने से ज्यादा। और इसका जो टोटल इनकम है वो करीब 2400 करोड़ से बढ़कर 2500 करोड़ के पार हो गई। ऑलराइट, चलिए तो इन तमाम शेयरों पर नजर जरूर बनी रहेगी हमारी। शुक्रिया आप दोनों का इस जानकारी के लिए। लेंगे इस नोट पर ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कमोडिटी और करेंसी बाजार को आज आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आज आपको कौन से वो स्टॉक्स हैं जो पैसा बनाकर दे सकते हैं, चलिए ट्रेडिंग कॉल्स जानते हैं। बताने के लिए वरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण बताइए। देखिए सबसे पहले तो मैक्सरोड कैपिटल के आशुतोष साना ने 2 खरीदारी की सलाह दी है। हीरो मोटोकॉर्प में खरीदारी करके चले 1 से 2 दिनों में आपको 2655 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ICICI बैंक में खरीदारी करके चले 1 से 2 दिनों में 274 के लक्ष्य काउंटर दिखा सकता है। वहीं बोनांजा पोर्टफोलियो के पुनीत किन्ना ने एक बिकवाली की सलाह दी है। वेदांता में बिकवाली करके चले 1 से 3 दिनों में 82 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। और सबसे आखिरी में डिवीज लैब में इन्होंने खरीदारी की सलाह दी है। 1 से 3 दिनों में 1145 के लक्ष्य काउंटर आपको दिखा सकता है।
के, तो ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आज सबकी नजर होनी चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं कौन से वो शेयर हैं। हीरो मोटोकॉर्प में तेजी की राय, 1 से 2 दिन का ये टारगेट है 2655 का। आईसीआईसीआई बैंक में भी बाइंग की सलाह दी जा रही है, 274 का टारगेट है आज के लिए। और तीसरा स्टॉक है वेदांता, यहां पर बिकवाली की राय 82 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। हालांकि डिवीज लैब में खरीदारी की सलाह 1200 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। चलिए और अब बात करते हैं कमोडिटी और करेंसी बाजार की। अमेरिकी फेड के ब्याज दरें बढ़ाने की आशंका से लगातार चौथे हफ्ते सोने में गिरावट देखने को मिल रही है। सोना फिसलकर 6 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। कॉमेक्स पर $1090 के नीचे कारोबार कर रहा है। वहीं भंडार बढ़ने से कच्चे तेल में गिरावट आई है। लाइमेक्स पर भाव $41 और ब्रेंट पर $45 के नीचे है डॉलर का भाव। और डॉलर के मुकाबले रुपया 21 पैसे मजबूत होकर 66.10 पर शुक्रवार को जाकर बंद हुआ था। कमोडिटी और करेंसी बाजार पर बात करने के लिए हमारे साथ एंजल कमोडिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं। हाय अनुज, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, ये बताइए जिस तरह से फ्रांस में अटैक हुआ है, पेरिस में अटैक हुआ है, इसका असर आप कौन कौन सी कमोडिटीज पर देख रहे हैं आज होता हुआ? हेमंत जी गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है कि इसकी वजह से जो जियोपॉलिटिकल टेंशन हमने देखी है, मुझे लगता है कि गोल्ड और क्रूड ज्यादा इफेक्टेड रहेंगे। तो मुझे लगता है कि गोल्ड और क्रूड में आज एक्शन देखने को मिल सकता है। गोल्ड और क्रूड में एक्शन देखने को मिल सकता है, मतलब गोल्ड और क्रूड ऊपर जा सकते हैं, ये आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल। मुझे लगता है कि जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है तो क्रूड और गोल्ड में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिलता है। और इसका असर अगर हम देखें तो एक अपसाइड मोमेंटम गोल्ड और क्रूड में देखने को मिलता है। क्या लेवल से जिस पर नजर रखनी चाहिए आज? देखिए मुझे लगता है कि हमने देखा इंटरनेशनल मार्केट में भी थोड़ी पॉजिटिविटी गोल्ड में देखने को मिली है। $7-8 गोल्ड ऊपर है और मुझे लगता है कि उसी का रिफ्लेक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा डोमेस्टिक मार्केट में। इंडियन रुपीज में थोड़ा वीकनेस हो सकता है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड में ऊपर करीबन 25,600 मीन्स अगर कॉमेक्स की बात करें तो करीबन $1105-1110 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अगर क्रूड की बात करें तो मुझे लगता है कि उसके अंदर भी करीबन $42 तक लेवल, और M6 की बात करें तो करीबन ₹2750 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। हमने देखा था पिछले हफ्ते रुपए में करीब 34 पैसे की गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि लास्ट सेशन में जरूर थोड़ा बढ़ा था। ये बताइए इस हफ्ते रुपए के लिए कैसा रह सकता है, कौन से लेवल्स हैं जिस पर नजर होनी चाहिए और आज के लिए क्या रणनीति है? देखिए वीकली अगर देखें तो वीकली लेवल नीचे करीबन 66 जो उसका नवंबर कॉन्ट्रैक्ट है उसमें एक सपोर्ट बन सकता है, और ऊपर में करीबन 66.60 इस रेंज में मार्केट रहेगा। बट जिस तरीके के फंडामेंटल सामने दिख रहे हैं और जो टेक्निकल चार्ट्स पे इंडिकेट हो रहा है, मुझे लगता है कि मार्केट एक बार दोबारा से वीकनेस की तरफ जा सकता है, जो कि करीबन 66.50 66.60 तक देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, शुक्रिया आपका अनुज इस जानकारी के लिए। और पेरिस में हुए आतंकी हमलों के सिलसिले में पुलिस ने एक काले रंग की कार बरामद की है। इस कार का उपयोग आतंकवादियों ने किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक कार में कई ऑटोमेटिक राइफल्स भी बरामद हुई हैं। इससे पहले बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी कर 3 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया है। दूसरी तरफ पेरिस में आतंकी हमलों के बाद चल रही जांच में मारे गए आतंकियों के पास से सीरिया के पासपोर्ट्स मिले हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि ये लोग सीरिया के आतंकी संगठन ISIS के लोग थे। पुलिस ने एक हमलावर की पहचान का खुलासा भी किया है। पहचाने गए हमलावर का नाम उमर इस्माइल मुस्तफई है। 29 साल के इस्माइल फ्रांस के ही रहने वाला है। चलिए SGX निफ्टी पर नजर डालते हैं और देखते हैं वहां पर किस तरह का कारोबार हो रहा है। दबाव के साथ भारतीय बाजार खुलेंगे, इस तरह के संकेत SGX निफ्टी देता हुआ 35 अंक नीचे SGX निफ्टी इस समय ट्रेड कर रहा है। और दूसरे एशियाई बाजारों पर भी नजर डालें, यहां पर भी देखिए 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। जापान देखिए निकाई करीब 1% कमजोर, कोस्पी स्ट्रेट टाइम्स में भी इतनी ही गिरावट देखने को मिल रही है। हांगकांग के मार्केट्स पर भी नजर डालिए, यहां पर भी आप देखिए शंघाई इस समय देखिए आप करीब 1.5% नीचे ट्रेड करता हुआ आपको दिखेगा। लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर करेंगे स्टॉक 2020 का इंटरेस्टिंग मुकाबला। आशीष और नीरज हमारे साथ जुड़ेंगे, जो लेकर आएंगे 20 इंटरेस्टिंग आइडियाज जहां आज आपको मौके हैं पैसा बनाने के लिए। नमस्कार।